Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आइस यूट्यूब चैनल। आज द हिंदू से जो 3 आर्टिकल्स मैंने लिए हैं डिस्कशन के लिए, उसमें जो पहला आर्टिकल है वो है डेपा के बारे में। डेपा मीन्स डिजिटल एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके बाद ये हमारा पहला आर्टिकल होने वाला है। जो दूसरा आर्टिकल है, इट इज अबाउट यूजीसी रेगुलेशन, यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन इनफैक्ट अबाउट अलाउिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को फिजिकल कैंपसेस खोलने के लिए एक यूजीसी ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन लाया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, और जो तीसरा आर्टिकल है वो होगा ईरान सऊदी अरेबिया डी इंटेंट। ठीक है, कुछ टाइस नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, और वो हमारा तीसरा आर्टिकल होगा आज का। तो और आज के डिस्कशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, कंटेंट मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। इस कंटेंट को जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक है वो है यूपीएससी करंट अफेयर्स। ये एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाके इसको डाउनलोड कर लें अपने फर्दर रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा कंटेंट और शुरू करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन। तो जो पहला टॉपिक है वो है डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। देखें, 2014 से जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन मोड अप्रोच अपनाया डिजिटल इंडिया को लेके, इंडिया में जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया गया, जिस तरह से अक्रॉस सेक्टर्स डिजिटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया गया, तो जो टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन था, जो स्केल ऑफ अडॉप्शन था, वो एक इम्प्रेसिव था, वो एक अनपैरेलल था। तो पिछले 8 सालों में तमाम सेक्टर्स डिजिटाइज हो गए हैं, तमाम तरह के ऑपरेशंस ऑनलाइन हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो तमाम सेक्टर्स के पास जब से वो डिजिटल ऑपरेशंस अपने शुरू किए हैं तो उनके पास डाटा है। डाटा किसके हैं? लोगों के डाटा हैं, लोगों के पर्सनल डाटा हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स के पास अलग अलग टाइप के लोगों के पर्सनल डाटा हैं। अब एक चैलेंज ये है, और ये चैलेंज इंडिया में ही नहीं तमाम कंट्रीज में है, तमाम वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में है, कि जो डाटा साइलो में है कैसे उस साइलो को ब्रेक किया जाए। ठीक है, लेट्स से कि डाटा हेल्थ मिनिस्ट्री के पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास डाटा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड, कि किस टाइप के पेशेंट्स किस एरिया में आ रहे हैं। और फिर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का रोल है रिसर्च करना, नए नए दवाइयों का इजाद करना। तो ये डाटा कैसे, जो पेशेंट्स का डाटा है, कैसी इंडस्ट्री के पास आए और उस सेक्टर से रिलेटेड, लाइक उस डिसीज से रिलेटेड कैसे रिसर्च हो और दवाइयां बने। तो ये जो साइलो, इसको ब्रेक करने की बात है। तो तमाम तरह के सेक्टर से लेट से कि लोगों के पास स्किल है, कुछ स्किल्स को लेकर कुछ सर्टिफिकेट है उनके पास, कहीं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ये कह रही है कि जो सारा सर्टिफिकेशन वगैरह है सब ऑनलाइन हो जाए, कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट से रहें। कोई अगर इंडस्ट्री एक्सेस करना चाह रही है, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी अगर किसी के स्किल सर्टिफिकेट्स एक्सेस करना चाह रही तो ऑनलाइन कर ले। तो तमाम तरह के पर्सनल डाटा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस के पास हैं। और इस साइलो को ब्रेक करने के लिए नीति आयोग ने प्रपोज किया 2020 में डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें जो लोगों का, जो सिटीजन्स का पर्सनल डाटा है, उसको वो एंटिटीज या फिर वो सेक्टर्स एक्सेस कर पाएंगे जिनको उसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम स्कीमेटिक से समझते हैं, जैसा नीति आयोग ने दिया था कि ये है यूजर, आप और हम। ठीक है, हम डाटा जनरेट कर रहे हैं, डाटा अलग अलग प्रकार के जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब ये डेटा पहले आया तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई, जिसमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे वो आरबीआई, सेबी, इस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री थे। तो डेली जो यूजर्स हैं, यूजर्स के पास बैंक अकाउंट्स हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स है, इंश्योरेंस है, तो अलग अलग उनका जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव से उससे रिलेटेड अलग अलग डाटा है। तो डाटा किसके पास है? लेट्स से कि बैंक के पास डाटा है। ठीक है, लोगों का अकाउंट है, सेविंग है, एफडी है। लोग
म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, लिए हुए हैं। तो अलग अलग डाटा अलग अलग एंटिटीज के पास है, ठीक है। लेकिन ये जो डाटा इनके पास है, ये कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को चाहिए, फिनटेक्स को चाहिए, जो अपना नया काम शुरू कर रहे हैं और उनको डाटा चाहिए रिसर्च के लिए, अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली डिजाइन करने के लिए। लोगों के लिए क्या प्रोडक्ट, किन लोगों के लिए क्या प्रोडक्ट अच्छा है, उसको डिजाइन करने के लिए फिनटेक्स के पास या फिर जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके पास डाटा होना चाहिए। ये डाटा कहां से आएगा? ये जो इंस्टीट्यूशन से, इनसे आएगा, ठीक है। तो जैसे कि जो वेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनने हैं, तो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए डाटा चाहिए, और डाटा किसके पास है? इनके पास है। अब देखें, ये डाटा किसका है? ये यूजर्स का है डाटा, ठीक है। डाटा किसको चाहिए? इनको चाहिए। अब होगा क्या कि डेपा ने क्या किया है कि डेपा ने बीच में एक कंसेंट मैनेजर इंट्रोड्यूस किया है कि जिसके पास डाटा है और जिसको चाहिए, ठीक है। लाइक वेल्थ मैनेजर्स, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर जो भी डाटा है वो इनको चाहिए। तो अब होगा क्या कि ये लोग डाटा रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट जाए कंसेंट मैनेजर के पास। कंसेंट मैनेजर का रोल क्या है? देखिए, जिस प्रकार का भी डाटा चाहिए, क्या डाटा चाहिए, क्यों चाहिए, पर्पस क्या है उस डाटा को लेने का, उस डाटा को प्रोसेस करने का पर्पस क्या है, कितने दिन तक ये डाटा रिटेन रहेगा जो डाटा ले रहा है उसके पास, ठीक है। रिटेंशन पीरियड क्या होने वाला है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये यूजर्स के पास जाएगा। अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो आपके पास आपका कंसेंट मैनेजर एक रिक्वेस्ट भेजेगा पूरे डिटेल में, इस पर्पस के लिए, इतने दिन के लिए ये डाटा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप डिपेंडिंग कि आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं, अगर आप एग्री करते हैं तो आप अपने कंसेंट को प्रोवाइड करेंगे, कंसेंट टू शेयर डाटा, ठीक है। फिर ये रिक्वेस्ट जाएगा इन इंस्टीट्यूशंस के पास में। देन अब ये जो है डाटा क्या करेंगे, ये जो इंस्टीट्यूशन से डाटा देंगे जिसको रिक्वायरमेंट है उसको, और ये जो डाटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है। इनक्रिप्टेड एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में वो डाटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी में एक इफिशिएंसी लाने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, लोगों के जो पर्सनल नीड्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इस डेपा को लाया गया। डेपा को किसने लाया? नीति आयोग ने प्रपोज किया था। तो इसमें क्या है कि जो डेपा है, इसमें सबसे पहली बात इसमें यह है कि सिटीजन्स का कंट्रोल है ओवर द यूज एंड शेयरिंग ऑफ देयर पर्सनल डाटा। इसलिए इसमें बात की गई है डाटा इंपावरमेंट, इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स के पास कंट्रोल है कि किस डाटा को हम देना चाहते हैं, किस डाटा को हम नहीं देना चाहते हैं। अगर 4 तरह के डाटा का एक्सेस मांगा गया है, रिक्वेस्ट किया गया है एक्सेस के लिए, तो हो सकता है जो यूजर है वो सिर्फ एक टाइप के डाटा के लिए कंसेंट दे, एक्सप्लिसिट कंसेंट दे, और 3 टाइप के डाटा के लिए कंसेंट डिनाई कर दे, ठीक है। तो यहां पे बात होती है सिटीजन, ग्रेटर सिटीजन कंट्रोल। फिर बात यह है कि अलाउ इंडिविजुअल्स टू इजीली मैनेज एंड कंट्रोल देयर डाटा कंसेंट्स, ठीक है। इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कंसेंट मैनेजर्स की बात की गई है। इसमें बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ने क्या किया है कि एक नया तरीका इजाद किया है, जैसे कि कंसेंट मैनेजर्स का उनको नाम दिया गया है अकाउंट एग्रीगेटर्स, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर्स ये है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो कंसेंट मैनेजर्स जो बैंकिंग सेक्टर में, उनको बोला जाता है अकाउंट एग्रीगेटर्स। और जो भी डाटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। तो बेसिकली जो डेपा का पर्पस है कि ये एक जो साइलोस है डाटा का, उसको ब्रेक करके एक डाटा का फ्री फ्लो हो बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द यूजर्स। और ये जो पूरा एक आर्किटेक्चर है इसका, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ओवर टाइम ये इवॉल्व होगा, ओवर टाइम ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। रिप्लेस नहीं होगा बल्कि इसको इंप्रूव किया जाएगा ओवर टाइम, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा सिचुएशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चैलेंजेस है इसको इंप्लीमेंट करने में। तो इसका जो यूज है वो तमाम तरह के सेक्टर्स में हो सकता है। जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि फाइनेंशियल सेक्टर में लागू हो गया है ये, टेलीकॉम सेक्टर में हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर में लेट्स से कि एयरटेल है। एयरटेल एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है जो कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन एयरटेल एक पेमेंट बैंक भी है। तो अब देखें, एयरटेल के पास टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड डाटा है लेकिन वो बैंक भी है। तो कैसे जो टेलीकॉम का डाटा है उसके पास, कैसे अपने पेमेंट बैंक से इंटीग्रेट कर पाए, उसको यूज कर पाए, और जो उसके यूजर्स हैं, उसके
टेलीकॉम सर्विसेज जो यूजर्स है उनका कंसेंट लेके कैसे वो अपने एयरटेल बैंक को प्रमोट कर पाए, कोई आगे बढ़ा पाए। तो वहां पे ये जो साइलो है टेलीकॉम सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का, उसको ब्रेक करने की बात हो रही है। फाइन। तो ऐसे हेल्थ केयर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साइलोस में ऑपरेट करते थे, अब तो काफी कोऑर्डिनेशन के बीच में हो गया है। तो अलग अलग डाटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कल को कोई नई सब्सिडी स्कीम लाती है फार्मर्स को देने के लिए, और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जो एफ्लुएंट फार्मर्स हैं, जो बड़े किसान हैं, उनको हम सब्सिडी ना दें, जो गरीब और कमजोर किसान हैं उनको हम सब्सिडी दें, तो किसानों का लिस्ट किसके पास है? किसानों का डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास है। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस से रिलेटेड डाटा है वो किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये डाटा कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास आए? तो ये साइलो ब्रेक करने की बात हो रही है यहां पे। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनमें इसका डेपा का इस्तेमाल हो सकता है और हो रहा है। अब इसमें बात ये आती है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि इसका पहला एडवांटेज है सिटीजन एम्पावरमेंट। लोगों के पास ये अधिकार है, उनका जो डाटा है, उनके डाटा के ऊपर उनका अपना कंट्रोल है। ठीक है, तो ये बात हुई सिटीजन एम्पावरमेंट की। और डाटा शेयर होगा तो मार्केट्स, इकोनॉमी में इनोवेशंस होंगे, नए स्टार्टअप्स आएंगे, एमएसएमईस आएंगे। ठीक है, लेट्स से कि कोई एमएसएमई है, एमएसएमई की ऑपरेशंस के कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इनका सेल क्या है, टर्नओवर क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो अगर इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए और इनको बैंक से कैपिटल चाहिए, तो बैंक इनके परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड ऑनलाइन एक्सेस कर पाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो। लेट्स से कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास किसी एमएसएमई का रिकॉर्ड है, डाटा है, उसको बैंक्स एक्सेस कर पाए, तो बैंक्स मनी प्रोवाइड कर देंगे, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, तो इस तरीके से जो इकोनॉमी है उसमें इनोवेशंस, कैपिटल का फ्लो और इजी हो जाएगा। फिर बात ये आती है कि बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, जो वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह है, ठीक है, पर्सनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनका बेटर डिजाइन हो पाएगा डेपा का अगर इस्तेमाल होता है तो। फाइन। अब इसमें एक बात ये होती है कि अगर इस स्केल पे डाटा का फ्लो है, पर्सनल डाटा का फ्लो है, तो उसका सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या जो बीच में कंसेंट मैनेजर्स हैं, यहाँ पे क्या ये मैनिपुलेट करके जो लोगों का पर्सनल डाटा है, क्या उसका मिसयूज हो सकता है? क्या उसको कोई मिस एप्रोप्रिएट कर सकता है? तो ये एक चैलेंज है। ठीक है, फिर बात आती है इनकंसिस्टेंसी की। देखिए, कई सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट भी कई लेवल की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये जो डेपा का आर्किटेक्चर है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्या ये हर जगह हर लेवल पर उसी तरीके से लागू होगा? लेट्स से कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट्स का डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है। स्टेट गवर्नमेंट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें डाटा जो जनरेट हो रहा है वो क्या डेपा से इंटीग्रेट होगा? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स अलाउ करेंगे शेयर करना? और शेयर होगा तो क्या किस फॉर्मेट में होगा? तो इस तरह के अभी कुछ ग्रे एरियाज हैं जिस पे क्लैरिटी आना अभी बाकी है। ठीक है, तो जो इनकंसिस्टेंसी है अक्रॉस सेक्टर्स एंड ज्यूरिसडिक्शंस, ये भी एक चैलेंज है। और अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, जो अभी आया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये अगर आए तो लोगों के का जो पर्सनल डाटा है उसको लेके उनको एक उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी। अगर उसका मिसयूज होता है, उनके डाटा को लेके अगर कोई मिस एप्रोप्रिएट करता है, उसमें पेनाल्टी और फाइन की बात की गई है। ठीक है, जो अभी ड्राफ्ट बिल है उसमें पर्सनल डाटा के बारे में काफी डिटेल में बात की गई है। इनफैक्ट पर्सनल डाटा को कैटेगराइज भी किया गया है, लाइक पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा, क्रिटिकल पर्सनल डाटा। तो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है अलग अलग टाइप के पर्सनल डाटा को लेके। अगेन कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल डाटा, तो इस तरह से चीजें हैं उसमें। अब ये है कि जो ये एडवांटेजेस हैं, फिर इसके चैलेंजेस हैं। अब ये है कि इसका जो फुल पोटेंशियल है उसको कैसे रियलाइज किया जाए। डेपा के फुल पोटेंशियल को अगर रियलाइज करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सिक्योर मैनर में हो। ट्रांसपेरेंट मैनर में क्यों?
क्योंकि जो यूजर्स हैं उनको क्लियरली पता हो, उनके पास क्लैरिटी हो कि मैंने किससे कौन सा डाटा शेयर किया है, ठीक है। और अगर किसी ने उस डाटा का मिसयूज किया है, उसको मिस अप्रोप्रिएट किया है, तो वहां पे प्रॉपर उसको जो यूजर है उसको इन्फॉर्म किया जाए, उसको कंपेंसेट किया जाए, उसके अगर कुछ ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस किया जाए, ठीक है। और जो डाटा प्रोटेक्शन है, जो सिक्योरिटी की बात है, तो प्रॉपर एक डाटा प्रोटेक्शन रिजीम इंडिया में हो कि जो तमाम तरह के पर्सनल डाटा जनरेट हो रहे हैं उसको लेके सिक्योरिटी हो लोगों के बीच में, कि अगर एक डाटा प्रोटेक्शन रिजीम रहेगा तो लोग इजीली अपने डाटा को किसी से शेयर कर पाएंगे। फाइन। तो ऐसे रिजीम को लाने के लिए, ऐसे डेपा और डाटा सिक्योरिटी रिजीम लाने के लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हो बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं डिजिटल गवर्नेंस के एरिया में, उनके बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हो और कोऑपरेशन हो, ठीक है। और एक क्लियर और इफेक्टिव रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स इसमें लाए जाएं कि अगर डेपा में डाटा शेयर करना है तो किस सेक्टर में किस स्टैंडर्ड या फिर किस तरह से डाटा शेयर होगा, उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। उसके रेगुलेशंस की बात इसमें की जाए। फिर यह है कि जो स्टेट का रोल हो वो की होगा इसमें, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने का, लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का, तो स्टेट का इसमें की रोल होने वाला है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि डाटा को लेके तमाम तरह के साइलोज हैं, डाटा तमाम तरह के साइलोज में हैं, और ये जो साइलो वाला चैलेंज है ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। तो हर कंट्रीज जो जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का मेजर वे में यूज हो रहा है वहाँ पे ये चैलेंज है, और सभी कंट्रीज इसका सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं। और डेपा अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है, यूनिक इनोवेशन है जो इंडिया में है। और 2023 में इंडिया के पास G20 का प्रेसिडेंसी है। तो डिजिटल गवर्नेंस की बात जहां तक है, G20 का भी मैंडेट है डिजिटल गवर्नेंस को लेके, तो वहां पे इंडिया डेपा को प्रेजेंट कर सकता है एज ए एग्जाम्पल कि यूरोपियन कंट्रीज में या फिर जो G20 कंट्रीज हैं उसमें डेपा जैसे सिमिलर आर्किटेक्चर्स को रेप्लिकेट किया जा सके। उससे होगा क्या कि वर्ल्ड लेवल पे डिजिटल सिक्योरिटी को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डाटा फ्लो को लेके कई तरह के जो बैरियर्स हैं, लेट्स से कि यूरोप का डाटा फ्लो को लेके कुछ रेगुलेशंस है, इंडिया के कुछ रेगुलेशंस हैं, तो एक उनमें एक कह सकते हैं एक सिमलेसनेस हो, एक प्रॉपर तरह का एक स्टैंडर्ड हो कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे सारी कंट्रीज अपने डाटा को शेयर करेंगी। फाइन। तो इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी का यूज करके इसको एज ए एग्जाम्पल पेश कर सकता है। तो ये था पहला आर्टिकल। जो दूसरा आर्टिकल है, इट इज अबाउट फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो अर्ली जनवरी में, जनवरी के शुरू के महीने में, आई थिंक 4 जनवरी को यूजीसी ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन लाया। ड्राफ्ट रेगुलेशन में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया में अपने कैंपस खोल सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि जो इंडिया से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए या फिर एक क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए, वो इंडिया में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है फॉरेन यूनिवर्सिटीज का फिजिकल कैंपसेस खोलने के लिए, कहाँ पे? इंडिया में। तो यूजीसी का जो ये है, ये अभी एक ड्राफ्ट रेगुलेशन है, अभी एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है, ड्राफ्ट रेगुलेशन का की अगर बारे में बात करें तो देखें ये पहला इनिशिएटिव नहीं है यूजीसी का। इनफैक्ट 1996 से लेके कई बार एफर्ट हुआ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया जाए इंडिया में। जो लास्ट मेजर अटेम्प्ट था वो था 2010 में। उस समय एक बिल लाया गया था पार्लियामेंट में जिसका नाम था फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया बिल करके कुछ नाम था, ठीक है। लेकिन उसका पॉलिटिकल अपोजिशन भी हुआ, जो लेफ्ट पार्टी से उन्होंने अपोज किया उसको। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी वो ठीक नहीं था कि उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज उसको रेसिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो अभी जो पहले के चैलेंजेस थे इनको लेके फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में लाने के बारे में, उन चैलेंजेस को, उन इश्यूज को रिजॉल्व किया गया है और एक नया ड्राफ्ट रेगुलेशन यूजीसी ने लाया है। इसमें यूजीसी ने ये कहा है
कि देखें, बेसिक हम इस आर्टिकल में ये डिस्कस करेंगे कि यूजीसी ने क्या प्रोविजंस लाए हैं उस ड्राफ्ट रेगुलेशन में, और क्या चैलेंजेस होने वाले हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस स्टेब्लिश करना चाहती है तो। ठीक है, तो जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं, ड्राफ्ट रेगुलेशंस, उसमें ये कहा गया है कि जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया में अपने फिजिकल कैंपसेस ओपन कर सकती हैं। कोई और अगर यूनिवर्सिटी अपने कैंपस को इंडिया में ओपन करना चाहती है तो उसका क्राइटेरिया ये है कि वो अपने कंट्री में, अपने होम कंट्री में एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, रेपुटेड, आइदर टॉप 500 वर्ल्ड रैंकिंग में आए या फिर रेपुटेड हो। ये है पहला क्राइटेरिया। दूसरा इसमें ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको फ्रीडम होगी एडमिशन क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर सेट करने के लिए। तो यहाँ बेसिकली फ्री मार्केट बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर को सेट किया जाएगा। फिर है कि फैकल्टी और स्टाफ को अगर रिक्रूट करना है तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उनको ऑटोनॉमी होगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि एडमिशन क्राइटेरिया और रिक्रूटमेंट की जहाँ तक बात है, तो जो इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर उनको कोटा रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी, अपने कैंपसेस ओपन करेंगी, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोटा या फिर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। उनको ऑटोनॉमी रहेगी कि कितना एडमिशन लेना है, क्या फी रखना है उसका, कहाँ से फैकल्टी रिक्रूट करना है, इंडिया से करना है, फॉरेन से करना है, वो अपना कर सकती हैं। जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है कि जो उनका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को दे कैन रिपेट्रिएट दैट प्रॉफिट टू देयर होम कंट्री। जो 2010 में बिल आया था उसमें जो प्रॉफिट इंडिया में जनरेट होता उसको रिपेट्रिएट नहीं कर सकती थी कोई यूनिवर्सिटी, लेकिन अब कर सकती है। फिर था सेल नॉट ऑफ एनी प्रोग्राम दैट जियोपार्डाइजेस इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो ड्राफ्ट रेगुलेशन में यूजीसी ने लाए हैं। अच्छा, अब इसको लाया क्यों गया? तो गवर्नमेंट के कुछ एजम्पशंस थे, गवर्नमेंट के पास कुछ डाटा था जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने ये सोचा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अलाउ किए जाएं। क्या था गवर्नमेंट के पास डाटा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पार्लियामेंट को अभी रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि इंडिया में पिछले साल यानी 2022 में 7.5 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए एजुकेशन लेने के लिए। ठीक है, और 2021 में ये सिर्फ 4.4 लाख था। तो आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 टाइम्स जो है जंप हुआ है। किसमें? जो स्टूडेंट्स जाते हैं इंडिया से अब्रॉड यूरोप और अमेरिका में एजुकेशन एक्वायर करने के लिए, उनमें एक मेजर जंप आया है। और आरबीआई डाटा ये कहता है कि बिटवीन 2012 एंड 2022 जो फंड्स रिपेट्रिएट किए गए हैं इंडिया से बाहर, आउटवर्ड रेमिटेंस जो गया है वो है $5.1 बिलियन का, और ये गया है किसमें? एजुकेशन एक्सपेंडिचर में। तो इंडिया से जो लोग फंड लेके जा रहे हैं बाहर में पढ़ने के लिए, उसका जो अगर एक अमाउंट निकाले पिछले 10 साल का, कितना पैसा बाहर गया है ऐसे पढ़ाई पे खर्च होने के लिए, तो वो है $5.1 बिलियन। तो गवर्नमेंट का कि ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो क्रूशियल फॉरेक्स रिजर्व हमारा जो बाहर जा रहा है वो क्यों ना हम सेव करें। जो लोग बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़ने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को अगर हम इंडिया में लाएं तो इंडिया में ही उस एजुकेशन को लोग एक्सेस कर पाएंगे, और जो ये फॉरेक्स रिजर्व बाहर जा रहा है वो इंडिया में ही रहे। ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन है उसका ये कहना है कि इंडिया में हायर एजुकेशन का जो इनरोलमेंट है वो अभी करंट जो 2022 में है वो 27% अप्रॉक्स है। ठीक है, और ये 27% ट्रांसलेट होता है 4.13 करोड़ स्टूडेंट्स। मतलब जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 41 मिलियन स्टूडेंट्स अभी हायर एजुकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं इंडिया में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। एनईपी का टारगेट ये है कि बाय द ईयर 2035 जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है इन हायर एजुकेशन उसको 27% से बढ़ा के 50% कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में अगर 50% होता है तो नियरली डबल होना।
डबल होने के लिए एक बहुत बड़ा एक एक्सपेंशन करना पड़ेगा एजुकेशन सेक्टर का, हायर एजुकेशन सेक्टर का। और हायर एजुकेशन सेक्टर का एक्सपेंशन करना होगा तो जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए इंडिया में तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उसमें कुछ IITs IIMs हैं, उनका एक अलग क्वालिटी है एजुकेशन का। कुछ फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन लाइक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, उनका भी काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन होता है। तो ओवरऑल जो एजुकेशन सेक्टर है, हायर एजुकेशन सेक्टर, उसको एक्सपैंड होना पड़ेगा अगर इतने संख्या में लोगों को एकोमोडेट करना है। तो अगर डबल करने की बात करें तो आप समझें कि नियरली 80 मिलियन स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 18 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इंडिया में बाय द ईयर 2035 एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो उसका टारगेट है उसके हिसाब से। ठीक है, अब इसमें समस्या ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो एजम्पशंस हैं कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स होने वाले हैं आने वाले समय में फॉरेन एजुकेशन एक्सेस करने के लिए, या फिर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, तो क्या इस एजम्पशंस, ये एजम्पशंस तो खैर ठीक हैं, लेकिन क्या अगर गवर्नमेंट ये कंक्लूड कर रही है कि इस डाटा को देख के, इस अपॉर्चुनिटी को देख के कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आएगी अपना फिजिकल कैंपस ओपन करने के लिए, ये इसका अगर हम रियलिटी चेक करें तो ये कितनी बात खरी उतरती है कि क्या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया में आएंगी या नहीं आएंगी। अब देखें है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो पहला इशू है, इनफैक्ट OECD ने कहा था कि डिस्पाइट ऑल गुड इंटेंट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप एन ऑफशोर कैंपस विल प्रिवेल। जो फाइनेंशियल एलिमेंट है ऑफशोर फॉरेन फिजिकल कैंपसेस खोलने का, वो क्रूशियल होने वाला है अगर आने वाले समय में कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आती है तो। और उसमें सबसे पहली बात है फीस एंड कॉस्ट का। जो फीस है इंडिया में, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो इंडिया में प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IIT, दे आर हेविली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इंडिया दो IITs का जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से वहां पे फीस लगभग 14 लाख होनी चाहिए 1 एकेडमिक ईयर का, बट फीस कितनी है? अप्रॉक्स 2 लाख। ये 2 लाख क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन अगर हम वहीं IIM की बात करें, IIM अपना पूरा पैसा चार्ज करते हैं, तो उनका जो फीस है 1 साल का वो है 31 लाख पर ईयर। तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी तो इंडिया में भी जो लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए भी एक कॉस्ट एक मेजर फैक्टर होने वाला है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को compete करना पड़ेगा IITs से। तो जो कंपटीशन है ये एक अनइक्वल कंपटीशन है, क्योंकि जो IITs हैं दे आर हैवली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनको एक फ्री मार्केट तरीके से अपना जो फीस है वो चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो UGC का ड्राफ्ट रेगुलेशन उसमें ये कहा गया है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपनी सर्विसेज देंगी, दैट सर्विस शुड बी ऑन पार विथ देयर होम कैंपस। यूनिवर्सिटीज जो अपने होम कैंपस में एजुकेशन दे रही हैं उस क्वालिटी को इनको मेंटेन करना पड़ेगा इंडिया में भी आके। अब उसके लिए क्या होगा कि जो फॉरेन फैकल्टीज हैं उनको हायर करना पड़ेगा, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप करना पड़ेगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसके लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगेन फाइनेंशियल कॉस्ट या फिर कहें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। फिर ये है कि यहाँ पे इंडिया में एक फ्रेगमेंटेड लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट अबाउट हायर एजुकेशन। एक कुछ हैं जो कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं IITs IIMs, कुछ फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस हैं। अगेन जो फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है लाइक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पे जो फीस है वो बहुत कम है बिकॉज दे आर फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस। फाइन। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपना फीस जानबूझ के कम रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर फीस वो कम रखेंगे तो उनका पास वॉल्यूम ज्यादा रहेगा स्टूडेंट्स का। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि निश रूट अप्लाई करती हैं, लागू करती हैं और अपना क्वालिटी वो मेंटेन करती हैं, जबकि वहां पे जो फीस होता है वो ज्यादा होता है। फाइन। तो जो फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनको compete करना पड़ेगा जो इंडिया में इलाइट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये फाइनेंशियल इश्यूज को लेके हैं। एक बात इसमें और है कि जो फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं
गल्फ कंट्रीज ने भी ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपने यहाँ लाने का जो तरीका था उसको अप्लाई किया था और कोशिश किया था, और सक्सेसफुल कोशिश रहा वो। तो काफ़ी सारे फॉरेन कैंपसेस लाइक दुबई में हैं, ठीक है। दुबई में एक दुबई नॉलेज पार्क है जहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे हैं। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज में ये यूनिवर्सिटीज आई हैं, तो यहाँ पे एक बात ये है कि जो फिजिकल कैंपस है ये गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, जो भी उसका कॉस्ट है। मतलब कि गवर्नमेंट फिजिकल कैंपस ओपन करती है, और जो भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉरेन से आके वहाँ पे अपना कैंपस खोलना चाहता है वो इस कैंपस का यूज कर सकता है। क्योंकि किसी और कंट्री में जाके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उनका ये इनिशिएटिव कितना सस्टेनेबल रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ये भी एक क्लैरिटी नहीं रहती है उस पर। तो जैसे कि जो दुबई नेशनल नॉलेज पार्क है, इसको वहाँ की गवर्नमेंट ने उस पार्क को बनाने में पूरा फाइनेंस किया था। कई प्रकार के जो गल्फ कंट्रीज है वो इंसेंटिव्स भी देती रहती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को वहाँ पे ओपन करने के लिए या फिर वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। इंडिया में जो फिजिकल कैंपस खोलना है उसका सारा इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर फॉरेन यूनिवर्सिटी को इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इनहिबिटिव कॉस्ट हो सकता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए। अच्छा, अब गवर्नमेंट की ये जो असम्पशंस हैं कि इतने सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं या फिर इतना पैसा बाहर जा रहा है, तो अगर हम इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज खोल दें तो ये लोग नहीं जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए वो कहीं ना कहीं वहाँ जाते हैं कि वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लोग अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। तो अब उनके स्कॉलरशिप से उनका जो सारा जो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर है वो फाइनेंस हो सकता है। फिर बात और भी है, लाइक इनरिचिंग कल्चरल एक्सपीरियंसेस। लोगों को के अंदर एक क्रेज रहता है, एक पैशन रहता है बाहर जाके पढ़ने का, उसको ये मैच नहीं कर पाएगा। फिर बात ये आती है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। काफ़ी सारी कंट्रीज है जब वहाँ पे अगर आप कोई अपना कोर्स कंप्लीट करता है तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कुछ 2 साल 4 साल का ऐसे मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन अगर यूरोप यूएस में है तो सिर्फ उसी को पाने के लिए कोई वहाँ नहीं जाता है, बल्कि इन एडिशन टू क्वालिटी एजुकेशन, ऑफ कोर्स क्वालिटी एजुकेशन तो है ही, बट इन एडिशन टू दैट और भी कई रीजंस हैं कि इंडिया से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इन सब का कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज खुल भी जाएं तो फाइन। तो ये बात थी कि कैसे क्या यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन के क्या मेजर प्रोविजंस हैं, किस एजम्पशंस पे गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट रेगुलेशन को लाया है, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अपने कैंपस ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। जो आज का तीसरा आर्टिकल है वो है अंडरस्टैंडिंग द सऊदी ईरान डी इंटेंट। डी इंटेंट मीन्स पीस इनिशिएटिव, ठीक है। वेस्ट एशिया एक बहुत ही टर्बुलेंट रीजन रहा है फॉर द पास्ट मोर देन 60 ईयर्स, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1979 ईरानियन रिवोल्यूशन, काफ़ी सारे इश्यूज होते रहे वेस्ट एशिया में। तो जो मेजर 2 पोल हैं वेस्ट एशिया के वो है सऊदी अरेबिया और ईरान। 1979 में जब ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ है उससे पहले बोथ सऊदी अरेबिया एंड ईरान वेर एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। 1979 में रिवोल्यूशन हुआ, वहाँ की मोनार्की को हटा के थियोक्रेटिक रिजिम लाया गया ईरान में, और ये थियोक्रेटिक रिजिम जो पूरी तरह से अगेंस्ट थी किसी भी तरह के यूएस प्रेजेंस को लेके ईरान में। तब से एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप रहा है ईरान और यूएस के बीच में। अच्छा, 1979 से पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कंपटीशन हुआ करता था रीजनल डोमिनेंस को लेके, लेकिन जब सेक्टेरियन लाइन पे रिवोल्यूशन हुआ 1979 में और वहां पे एक सेक्टेरियन रिजीम आई, आई एम टॉकिंग अबाउट शिया रिजीम। सऊदी एक सुन्नी किंगडम है, ईरान में शिया रिजीम है,
और जो मुस्लिम जो इस्लाम है, इस्लाम में शिया और सुन्नी के बीच में बहुत एक डीप डिवीजन है। तो जितने भी उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, बिलीफ सिस्टम है, उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन शिया एंड सुन्नी। किस तरह का पॉलिटिकल रिजीम होना चाहिए, ठीक है, इस तरह के डिफरेंसेस है उसमें। तो 1979 से पहले रीजनल डोमिनेंस को लेके कंपटीशन था बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। 1979 के बाद उसमें सेक्टेरियन एंगल भी आ गया। क्यों? क्योंकि ईरान में एक आउटस्पोकन शिया रिजिम आ गई। फिर वहां पे देखिए, ईरान में डेमोक्रेसी है, वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इलेक्ट होता है। बट सऊदी अरेबिया एक थियोक्रेटिक रिजिम है, वहां पे किंगडम है, तो एरिस्टोक्रेसी है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो एरिस्टोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी अगेन, तो वहां पे फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं। जब अरब स्प्रिंग चल रहा था वेस्ट एशिया में, तमाम कंट्रीज में लोग अथॉरिटेरियन लीडर्स को अपोज कर रहे थे, जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स को अपोज कर रहे थे, डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे थे। तो ईरान ये भी चाहता था कि इस तरह का प्रोटेस्ट सऊदी अरेबिया में भी हो, और कुछ कहीं कहीं हुआ भी था, और काफी सारे लोगों को सऊदी अरेबिया ने एग्जीक्यूट भी किया उस प्रोटेस्ट को लेके। फाइन। तो रीजनल डोमिनेंस, सेक्टेरियन डिवीजन और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेके हमेशा इश्यूज रहे हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। और जब से अरब स्प्रिंग हुआ है तब से तमाम कंट्रीज जो है डिस्टर्ब हो गई हैं वेस्ट एशिया में, या फिर ये कहें कि जब से इराक में इन्वेजन हुआ उसके बाद से, तो जितनी भी वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वहां पे अगर आप देखेंगे कि दोनों प्रकार के पॉपुलेशन है, सियास भी हैं, सुन्नीस भी हैं। तो सियास को ईरान सपोर्ट करता है, सुन्नीस को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल यमन में जो रूलिंग इलीट था वो सुन्नी थे, हुथीस माइनॉरिटी में थोड़े से वहां पे। तो उनका एक एग्रीमेंट था 1962 से, वो एग्रीमेंट टूट गया, और हुथीस रेबल्स यहाँ पे इन्होंने इस जो रिजिम थी, जो सुन्नी रिजिम थी यमन में, उसको वहां से डिपोज कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें यह है कि हुथीस क्या है, हुथीस शियाज हैं। हुथीस कौन सपोर्ट करता है? ईरान। तो कुछ एरियाज यमन में ऐसे हैं जो कि हुथीस के कंट्रोल में हैं। अब होता क्या है कि कई बार हुथीस ने जो सऊदी अरेबिया में ऑयल फैसिलिटीज हैं वहां पे भी डायरेक्ट अटैक किया है। तो आप देखें कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी चैलेंज भी है। अगेन जॉर्डन की बात करें, लेबनान की बात करें, इराक, सीरिया में अगर हम देखें तो जो बशर अल असाद रिजिम है वहां पे, बशर अल असाद एक शिया हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पे सुन्नी है। तो जब असाद रिजिम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुए तो प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे जो सिविल डिसोबीडियंस, या फिर ये कहें कि जो सिविल वॉर वहां पे चला, तो प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने वाला कौन था? सऊदी अरेबिया। जो वहां की रिजिम थी उसको सपोर्ट करने वाला कौन था? ईरान था। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज ने अपने शियास को और सुन्नीस को उन्होंने सपोर्ट किया अलग अलग कंट्रीज में। तो आप देखें कि पूरा जो वेस्ट एशिया है वो टर्बुलेंट रहा पिछले 20 सालों में। तो अगेन जो जैसा मैंने पहले कहा, रीजनल डोमिनेंस की बात, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब हुआ क्या है कि पिछले 2-3 सालों में 2021 में एक बात और मैं आपको बता दूं कि 2015 में P5+1 एग्रीमेंट हुआ, JCPOA। ठीक है। वो था एक बेसिकली एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन P5 दैट इज यूएनएससी की जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बीच में और ईरान के बीच में। ठीक है। इसमें जर्मनी भी था, इसलिए कहते हैं P5+1। ये था न्यूक्लियर, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डाइल्यूट करे, मतलब कि जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो उतना ना हो, सिर्फ जितने में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके उतना ही एनरिचमेंट हो, और उसके एवज में जो सैंक्शंस है, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पे, उसको हटा दिए जाएंगे। ठीक है। तो हालांकि उस सैंक्शंस हटे, लेकिन अगेन जो ट्रंप रिजिम ने इस एग्रीमेंट से बाहर आए ट्रंप, और इन्होंने दोबारा सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस अभी भी हैं, भले ही वहां पे यूएस में रिजिम चेंज हुआ है। तो काफी सारे इश्यूज थे वेस्ट एशिया में, और अभी चाइना ने
मीडिएट किया है। तो बेसिकली ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में पिछले 2021 से बात चल रहा था। इराक में बात हुआ, ओमान में बात हुआ, तो लेकिन कुछ कंक्लूजन नहीं निकला उसका। लेकिन ये दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि जो डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही है उसको ओपन रखा जाए, जो डिप्लोमेटिक डायलॉग को ओपन रखा जाए। अभी जाके चाइना ने फिर उसको और इंटेंसली मीडिएट किया और दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है। बेसिकली उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। एग्रीमेंट्स की डिटेल्स क्या हैं ये अभी पब्लिक नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है दोनों कंट्रीज का एक दूसरे के प्रति, उसमें कहीं ना कहीं वो बिहेवियर अब मॉडरेट होगा। लाइक जो सऊदी अरेबिया की फैसिलिटीज पे अटैक हो रहे थे हुथीस रेबल्स के द्वारा, उसमें कमी आएगी। सऊदी अरेबिया में एक टेलीविजन चैनल है, न्यूज चैनल है, ईरान इंटरनेशनल। देखिए सऊदी अरेबिया में अरबी बोला जाता है, लेकिन जो ईरान इंटरनेशनल था एक फारसी चैनल था। ये इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था कि ये हमेशा क्रिटिकल रहा करता था ईरानियन रिजिम को लेके। तो सऊदी अरेबिया ने ये भी एग्री किया है कि इसके क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। और अगले 2 महीने में जो दोनों कंट्रीज ने ये एग्री किया है कि जो उनकी एम्बेसीज हैं वो ओपन होंगी। तो 2015 में लगभग इन्होंने अपनी एम्बेसीज को बंद कर दिया था। ईरान में जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी उस पर प्रोटेस्टर्स ने अटैक किया था। तो तब से लेके अब तक दोनों कंट्रीज की एम्बेसीज बंद रही हैं और दोनों कंट्रीज ने अभी एग्री किया है कि जो एम्बेसीज हैं वो अगले 2 महीने में खुल जाएंगी। इसी में जो चाइना है, चाइना ने भी अनाउंस किया है कि इट इज गोइंग टू होस्ट व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉस गल्फ कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली ये जो डी इंटेंट है ये सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में है, लेकिन चाइना ने ये भी कहा है कि ये क्रॉस गल्फ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसमें जो 6 गल्फ मोनार्चीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन और ईरान के बीच में ये कॉन्फ्रेंस होगा। इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव होगा टू स्ट्रेंथन पीस इन द रीजन। ठीक है, तो बेसिकली सियास और सुन्नीस में कहीं ना कहीं एक इंटेंट लाने की बात की जा रही है। अब देखिए कि सऊदी अरेबिया ने जो इनके बीच में एक कन्फ्रंटेशन चल रहा था, इसको लेके क्यों सऊदी अरेबिया एग्री हुआ, क्यों ईरान एग्री हुआ और इससे चाइना को क्या फायदा हो सकता है, चाइना ने क्यों इसमें मीडिएट किया। सऊदी अरेबिया ने एग्री इसलिए किया है क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। लाइक पिछले कुछ सालों में यूएस कहीं ना कहीं अपने आप को वेस्ट एशिया से विड्रॉ करता हुआ दिख रहा है। 1945 में अंडरस्टैंडिंग हुई थी बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड सऊदी मोनार्क और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सऊदी अरेबिया को यूएस सिक्योरिटी दे, ठीक है, और यूएस को एनर्जी सप्लाईज दे सऊदी अरेबिया। तो सिक्योरिटी देना था यूएस को, सिक्योरिटी गारंटी थी यूएस की सऊदी अरेबिया को और एनर्जी गारंटी थी सऊदी अरेबिया की यूएस को। तो दोनों का एक म्यूचुअल रिक्वायरमेंट था एक दूसरे को लेके। लेकिन अभी देखें कि पिछले 10 सालों में यूएस जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया है एनर्जी सप्लाईज को लेके। इनफैक्ट वहां पे सरप्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो गल्फ से एनर्जी रिक्वायरमेंट थी यूएस की वो खत्म हो चुकी है यूएस की। तो कोई सिक्योरिटी गारंटी देना या फिर अपना मिलिट्री प्रेजेंस रखना गल्फ में, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी यूएस की। और भी चैलेंजेस यूएस के लिए हो गए हैं, लाइक इंडो पैसिफिक प्रायोरिटी हो गया है यूएस के लिए। जिस तरह से चाइना का एग्रेसिव राइज है, तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना या फिर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, तो वेस्ट एशिया अब प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे जा चुका है यूएस के लिए। दूसरी बात ये भी है कि ईरान का राइज हो रहा है धीरे धीरे वेस्ट एशिया में। डिस्पाइट ऑल एफर्ट, इकोनॉमिक सैंक्शंस तमाम तरह के लगाए गए, तमाम तरह के कंटेनमेंट की कोशिश की गई, लेकिन ईरान रिजीम एज इट इज है। इनफैक्ट इनका इन्फ्लुएंस अलग अलग कंट्रीज में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो वहाँ की शिया पॉपुलेशन है, तो ये वहाँ पे डिस्टर्बेंस टर्मोइल तो क्रिएट कर ही सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वेस्ट एशिया में अगर पीस चाहिए तो वहाँ पे ईरान एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और बिना ईरान के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग किए या फिर एग्रीमेंट किए वेस्ट एशिया में पीस नहीं लाया जा सकता।
तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं। इन चेंजेस को देखते हुए कुछ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हुए हैं। जब यूएस ने ये देखा कि यूएस को विड्रॉ करना है वेस्ट एशिया से, तो यूएस ने ये सोचा कि जो उसके एलाइज हैं, देखिए 3 पार्टीज है बेसिकली वेस्ट एशिया में। जो लोकल पार्टीज हैं, इजराइल एक है, अरब कंट्रीज और फिर ईरान, ये तीनों का एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट है। तो यूएस ने सोचा क्यों ना इजराइल और जो एलाइज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, इनको एक साथ लाया जाए और जो मेन एनिमी है ईरान, उसके अगेंस्ट एक ग्रुप क्रिएट किया जाए। और इसके लिए क्या करना होगा कि इजराइल में और गल्फ कंट्रीज में एक डी इंटेंट लाना पड़ेगा। तो फिर आया अब्राहम अकॉर्ड। ये अकॉर्ड था इजराइल और यूएई के बीच में। इसमें मीडिएट कौन किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब अब्राहम अकॉर्ड आया, इजराइल और यूएई ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। उसको फिर फॉलो किया बहरीन ने, और भी कंट्रीज ने फॉलो किया। सऊदी अरेबिया भी अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहा है, लेकिन उसका जो नॉर्मलाइजेशन का जो पेस है वो स्लो है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस देखने को मिल रहे हैं। कतर पे भी जो ब्लॉकेट था सऊदी अरेबिया का, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। एक इसमें चीज देखने को ये मिली है, जो सऊदी अरेबिया और यूएस 2 मेजर एलाइज रहे हैं अब तक, उनके बीच में भी अब रिलेशंस कुछ खास नहीं रह गए हैं। लाइक जो बाइडेन के कमेंट्स थे खशोगी असैसिनेशन को लेके, दैट आई विल मेक सऊदी अरेबिया ए पराया, तो इस तरह के कमेंट्स, या फिर देखें कि सऊदी अरेबिया में जो हुथीस ने सऊदी अरेबिया के ऑयल फैसिलिटीज पे अगर जब हुथीस ने अटैक किया, तो यूएस का जो रिस्पांस था वो म्यूटेड था। तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया सऊदी अरेबिया को भी कि जो सिचुएशन है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना जरूरी है और खुद के इनिशिएटिव्स करके सिचुएशंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। यूएस के ऊपर परमानेंट डिपेंडेंस ठीक नहीं है, क्योंकि यूएस अब विड्रॉ कर रहा है वेस्ट एशिया से, और जो सिचुएशन है उसका कंट्रोल सऊदी अरेबिया को अपने हाथ में लेना पड़ जाएगा। अब देखिए ईरान ने क्यों एक्सेप्ट किया इस प्रपोजल को, या फिर ये एक डी इंटेड इनिशिएटिव को। ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे 2015 में जब JCPOA एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सैंक्शंस ब्रीफली हटाए गए। जैसे ही यूएस में ट्रंप रेजिम आया, ट्रंप ने सैंक्शंस दोबारा लगा दिए, एग्रीमेंट से बाहर आए और सैंक्शंस दोबारा लगा दिए। तो इकोनॉमिक्स आइसोलेशन के चलते ईरान में इकोनॉमिक कंडीशन काफी पुअर है। लाइक वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज मोर देन 40%, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, शॉर्टेज है गुड्स का वहां पे। पिछले 6 महीने से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है वुमेन राइट्स को लेके। तो इकोनॉमिक सिचुएशन ईरान के लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। जितने ईरान के भी फंड्स थे फॉरेन बैंक्स में, उनको फ्रीज कर दिया गया था। तो दुनिया भर से किसी भी कंट्री से ईरान ट्रेड नहीं कर सकता ऑयल वगैरह में। ऑयल उनका मेन रिसोर्स है, इनफैक्ट जो रेवेन्यू अर्न करता है। दूसरी बात यह है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है ईरान के लिए। स्ट्रेटेजिक मूव कैसे है कि जो यूएस की कोशिश थी कि ईरान के अगेंस्ट रैली करना, उसके अपने एलाइज को, भले ही उसके एलाइज एक दूसरे को आंख से देखते ना हो, लाइक इजराइल एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई, तो इनके बीच में एक तरह का डी इंटेंट लाके, एक तरह का ग्रुपिंग बना के अगेंस्ट ईरान को खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। तो अगर सऊदी अरेबिया और ईरान में कुछ पीस इनिशिएटिव्स होते हैं, तो यूएस के इस एफर्ट को ईरान एक तरह से डाइल्यूट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो यूएस का ये जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो पाएगा, अपने सारे एलाइज को रैली नहीं कर पाएगा यूएस ईरान के अगेंस्ट, अगर सऊदी अरेबिया और ईरान में पीस इनिशिएटिव्स सस्टेन हो जाते हैं तो। फाइन। अब बात इसमें ये आती है कि चाइना को क्या मिलता है इससे। चाइना को क्या फायदा है ईरान और सऊदी अरेबिया में पीसफुल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके। चाइना के लिए जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो है इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी इन द एनर्जी मार्केट। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और किसी भी इकोनॉमी का लाइफलाइन होता है एनर्जी रिसोर्सेस, एनर्जी सप्लाईज उसकी लाइफलाइन होती हैं। चाइना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, एनर्जी सप्लाईज को लेकर डिपेंडेंट है गल्फ कंट्रीज पे, रशिया पे। तो अगर सऊदी अरेबिया
और ईरान में डी इंटेंट होता है तो जो एनर्जी सप्लाईज हैं गल्फ से बाहर आती हैं वो सिक्योर रहेंगी। कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में तो जो एनर्जी सप्लाईज हैं सभी कंट्रीज की, इनफैक्ट इंडिया की भी, वो डिसरप्ट हो जाएंगी। तो कुछ भी अगर छोटा भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइक जब हूथी रेबल्स ने यमन से अटैक किया था सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पे, तो अगले कुछ दिनों तक ऑयल प्राइसेस जो है बढ़ गए थे। तो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पीस क्रिएट करके चाइना के लिए बेनिफिट ये है कि जो एनर्जी मार्केट है उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। दूसरा जो चाइना के लिए चाइना का इंटरेस्ट है वो है रीजनल। अभी तक वेस्ट एशिया में जितने भी अकॉर्ड्स हुए हैं, जितने भी इंटरवेंशंस रहे हैं, वो यूएस के रहे हैं। काफी सारे अकॉर्ड्स यूएस ने करवाए हैं गल्फ कंट्रीज में या फिर वेस्ट एशिया में। जो लेटेस्ट है वो है अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। तो अब चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया, जो कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, उनके बीच में पीस स्टेब्लिश करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दैट इट हैज अराइव्ड एज ए मेजर पावर इन वेस्ट एशिया। तो यूएस अगर विड्रॉ कर रहा है तो चाइना उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट एशिया में। और जो तीसरा और बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक मूव है चाइना का, वो ये है, इट इज ए सिग्नल टू ग्लोबल साउथ। आप देखें कि दो स्टार्क डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और पीस अकॉर्ड। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन के बीच में, वहां पे यूएस एक एक्टिव पार्टनर है, यूक्रेन का आर्म सप्लाई कर रहा है, तमाम तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है उसको लड़ने के लिए, लेकिन चाइना पीस स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक सिग्नलिंग है ग्लोबल साउथ को, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप लेने की कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव है कि यूएस अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है तो चाइना पीस स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है चाइना का, ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट चाइना के। अब ये है कि यूएस एक हमेशा से मेजर प्लेयर रहा है वेस्ट एशिया में, तो यूएस का क्या रेस्पॉन्स रहा है, क्या रेस्पॉन्स रहा इस पीस डील को लेके। यूएस ने ऑन द फेस ऑफ इट अप्रिशिएट किया कि पीस होना चाहिए, डी इंटेंट होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें कि जो यूएस का एफर्ट था टाइज को नॉर्मलाइज करना किसके बीच में, इजराइल और गल्फ कंट्रीज के बीच में, टू पुट अप ए यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट ईरान, वो कहीं ना कहीं चैलेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरी बात यह है कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवर टाइम धीरे धीरे डिक्लाइन होगा वेस्ट एशिया में, अगर चाइना की इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहता है तो। चाइना के लिए एक रिस्क ये है कि अगर पीस स्टेब्लिश नहीं हो पाया तो चाइना के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट रहेगा कि एक बिग टिकट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को चाइना ने सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये उसके लिए एक एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर सक्सेसफुल रहा तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा, ये पता चलेगा कि चाइना हैज अराइव्ड इन वेस्ट एशिया एंड इट इज गोइंग टू रिप्लेस यूएस वेरी सून, ठीक है। तो ये था सऊदी अरेबिया ईरान डी इंटेंट के बारे में, और ये था हमारा तीसरा आर्टिकल, और आज का हमारा डिस्कशन खत्म हो गया। जो भी कंटेंट इसको आप डाउनलोड कर लें अपने रिवीजन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।